नमस्कार। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के लिंग विद्यालय समाज के तीसरी इकाई के महिला शिक्षा और उनकी वृद्धि के लिए बनाए गए आयोगों एवं समितियों की रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसमें स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो है वो भी विकास से अछूता न था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न आयोगों का गठन किया गया और उनके माध्यम से महिला शिक्षा में सुधार करने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई। 1947 में देश के आज़ाद होने के पश्चात 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। इस संविधान में बालकों तथा स्त्री शिक्षा से के क्षेत्र में कोई बाधा उत्पन्न न हो ऐसी व्यवस्था करने के लिए कहा गया। सरकार ने संविधान लागू होने के बाद बालिकाओं की शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार संबंधी कार्य जो हैं वो करने शुरू करें और इसके लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों और समितियों का गठन किया गया, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा में सुधार करने के लिए अलग अलग सुझाव दिए। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 की स्थापना की गई और सरकार ने 4 नवंबर 1948 को इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और उनके नाम के लिए कारण भी इसको राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। यह स्वतंत्र भारत का पहला गठित आयोग था। इस आयोग ने स्त्री शिक्षा की उन्नति के लिए विभिन्न सुझाव दिए। इसमें कुछ सुझाव हैं कि एक तो मुख्य रूप से ये कि सभी बालक और बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालयों की व्यवस्था उस समय की जाने लगी, नए नए विद्यालयों की स्थापना की जाने लगी। तो बालिकाओं के जीवन से संबंधित जो सामान्य सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था भी विद्यालयों में की जानी चाहिए। बालिकाओं हेतु शिक्षा के अवसरों में वृद्धि की जानी चाहिए और वो इस प्रकार से कर सकते हैं कि उनको अधिक से अधिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान किए जाएं, विभिन्न विद्यालयों की स्थापना की जाए, नए नए विद्यालय जो हैं वो खोले जाएं। साथ ही बालिकाओं हेतु प्रशिक्षित और सुयोग्य शिक्षकों की व्यवस्था की जानी चाहिए और वो शिक्षक जो हैं वो प्रशिक्षित हों। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग आवश्यकता अनुरूप शिक्षण के कार्यक्रम जो हैं वो बनाए जाने चाहिए। इसके लिए ये है कि मुख्य रूप से जो बालिकाएं हैं उनको गृह अर्थशास्त्र और गृह प्रबंध के अध्ययन हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिस भी क्षेत्र के अंदर उनकी रुचि हो। सहशिक्षा संस्थानों में जो पुरुषों को शिष्टाचार और सामाजिक दायित्वों पर बल प्रदान करना चाहिए। महिलाओं और पुरुषों को अध्यापकों को समान वेतन की व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए। इस प्रकार के विभिन्न सुझाव जो हैं वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अंतर्गत दिए गए। उसके पश्चात माध्यमिक शिक्षा आयोग की 1952-53 जिसको कहा जाता है उसकी स्थापना की गई। 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सरकार को ये सुझाव दिया कि एक माध्यमिक शिक्षा आयोग का पुनर्गठन किया जाए, जिसमें माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सुझाव जो हैं वो दिया जाए। इसलिए 1951 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपने सुझाव को पुनः दोहराया और इसी सुझाव को मान करके सरकार ने 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष जो थे वो मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे और इनके नाम पर इसको मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग ने महिला शिक्षा के लिए कुछ सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अंदर गृह विज्ञान शिक्षण की अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जाए। आवश्यकता के अनुरूप पृथक विद्यालयों की स्थापना की जाए। बालिकाओं और महिला अध्यापिकाओं के लिए सह शिक्षा संस्थानों में अनुकूल स्थितियों का निर्माण किया जाए, अर्थात उनके लिए पृथक से टॉयलेट्स की व्यवस्था की जाए। उनको बैठने के लिए या किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो उसके लिए जो है महिला शिक्षिकाओं की व्यवस्था जो है वो की जाए। जहाँ बालिका विद्यालय खोलना संभव न हो वहाँ सह शिक्षा को स्वीकृति प्रदान की जाए।
बालकों के समान बालिकाओं को भी किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार जो है वो दिया जाए। इस आयोग के पश्चात राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की स्थापना की गई। ये 58-59 में की गई और इसे श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में स्थापित किया गया और इसके नाम पर ही इसको देशमुख समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति ने भी महिला शिक्षा से संबंधित अपने कुछ सुझाव दिए। उसमें उन्होंने मुख्य रूप से ये कहा कि स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा में जो असमानताएं पाई जाती हैं उनको समाप्त किया जाए और महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। नारी शिक्षा परिषद की स्थापना का सुझाव दिया। प्रांतीय जो सरकारें थी उनको भी ये कहा गया कि वो भी नगरीय शिक्षा परिषदों की स्थापना करें जो कि स्त्री शिक्षा के लिए विशेष सुझाव दे सके। योजना आयोग के द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी उनमें भी नारी शक्ति की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया और उनमें भी ये व्यवस्था की गई कि उस और ध्यान दिया जाए। और जितने भी सरकारी संगठन और स्थानीय जो संस्थाएं थी उनको भी इस प्रकार के सहयोग देने की व्यवस्था जो है वो की जाए। 1976 तक 6 से 11 आयु वर्ग की लड़कियों और 1961 तक 11 से 14 आयु वर्ग की बालिकाओं हेतु सार्वजनिक दाखिले हेतु प्रयत्न किए जाने चाहिए। छात्रावास, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय आदि की स्थापना की जाए और नारी शिक्षा से संबंधी जो फिल्में थी उनका निर्माण किया जाए और उनका फिर प्रदर्शन किया जाए। स्त्री शिक्षा में हो रहे विभिन्न प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाए। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न छात्रवृत्तियाँ जो हैं वो बालिकाओं को दी जाए और उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जो है वो की जाए। सह शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए जहाँ पर कि इस प्रकार के विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं जहाँ पर बालिकाएं पढ़ सकें, तो उनके लिए बालिकाओं के लिए जहाँ संभव हो वहाँ पृथक विद्यालय खोले जाएं और जहाँ विद्यालय ना हो वहाँ सह शिक्षा की व्यवस्था की जाए। फिर है केंद्रीय परिषद शिक्षा बोर्ड CAB द्वारा जो सुझाव दिए गए उनको पंचवर्षीय योजना के अंदर स्वीकार किया जाए कि जैसे अध्यापिकाओं के लिए क्वार्टर की व्यवस्था की जाए, उनको ग्राम भत्ता दिया जाए, उनको जो है विभिन्न जो शिक्षिकाएं हैं उनके लिए उनके बच्चों के लिए क्रैच की व्यवस्था की जाए और सैनिटरी ब्लॉकों का निर्माण किया जाए, छात्रावास बनाए जाएं। इसके अतिरिक्त विद्यालय की यूनिफॉर्म तथा दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जाए। तो इस प्रकार से विभिन्न सुझाव जो हैं वो इन समितियों के अंदर दिए गए। अब कुछ और समितियां जो हैं वो हम इसके अगले भाग में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।